गड्ढा खड्डा और उसके अंदर से एक जो जनरेटर, बड़े जनरेटर्स घरों में या कंपनीज में लगते हैं या फैक्ट्रीज में लगते हैं या कमर्शियल बुनियादों पे दुकानों में लगते हैं या घरों में भी बड़े साइज के, उस एक जनरेटर का गत्ते का डब्बा उन्होंने घर में अपने रखा हुआ था, मुलाजिम के घर के अंदर छुपा के। और उस जनरेटर के कार्टन के अंदर वो तमाम दस्तावेजी सबूत, अब वो हैं कोई हजारों या लाखों की, हजार, हाँ उसमें आप सोचिए ना कि बहुत बड़ा अगर कार्टन हो गत्ते का और उसका साइज ये हो कि वो जनरेटर, एक पुराना जनरेटर जब खरीदा गया होगा तो उसका जो कार्टन था वो निकाल के रख लिया गया और उसमें फिर वो पर्चियां और कागजात उसमें वो जमा होते रहे, दस्तावेजात जमा होती रही, मुख्तलिफ और ओरिजिनल यानी ओरिजिनल असल दस्तावेजात, फोटोकॉपीज नहीं। और वो उस जगह एक जगह पर जमा होती रही और फिर वो वहां लाके उस पूरे के पूरे कार्टन को वहां पे जमीन में दफन कर दिया गया या छुपा दिया गया। और उसके बाद जो है वो वहां पर वो किसके कहने पे वहां रखा गया था। जाहिर है कि इस तरह के जब मामलात होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, तो मतलब जरदारी साहब या और बहुत सारी शख्सियात, मियां नवाज शरीफ साहब का भी या बाकी लोगों का अंदाज ये रहा है कि वो जब गुफ्तगू करते थे या अभी भी करते हैं तो उनका ये ख्याल होता है कि शायद हम जहां पर बैठे हैं वहां रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पे स्पीकर्स लगे हुए हैं और हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो मुख्तलिफ इशारों में बात करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने मतलब किसी को कोई बात कहनी हो तो ये एक जरदारी साहब की बात नहीं कर रहा है, ये आम अमूमी तौर पर भी जो कारोबारी शख्सियात, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इस तरह जो काम कर रहे होते हैं कोई, तो अमूमन वो किसी जगह जाते हैं तो उनको कहते हैं, ऐसे इशारा पहले करते हैं चुप, और फिर वो कहते हैं कि ऐसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग, और फिर वो ऐसे करके हाथ लगाते हैं इधर, कि ऐसे करके क्यों हाथ लगाते हैं पता नहीं, कहते हैं ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग इन्होंने लगाई हुई है, ये इन्होंने लगाई होगी तो चुप कर जाओ। और फिर क्या होता है तरीकाकार के वो एक कागज के ऊपर वो लिखते हैं कोडवर्ड या जो भी ऑर्डर है, तो ऑर्डर का भी कोडवर्ड है। जैसे मैंने बताया था लंदन से जब आते थे ऑर्डर्स, तो ऑर्डर इस तरह से होता था कि अंडा हाफ फ्राई कर दो। हाफ फ्राई का मतलब ये होता था गोलियां मार दो, फलाने आदमी को गोलियां मार दो। और अगर अंडा फुल फ्राई कर दो तो इसका मतलब ये होता था, ये मुख्तलिफ, फुल फ्राई का मतलब जान से मार दो, यानी जख्मी करो या जान से मार दो। तो ये कोडवर्ड्स होते थे। अच्छा, मुख्तलिफ कोडवर्ड्स इस्तेमाल होते रहे कि इसका हलवा पका दो, इसको मिठाई पहुंचा दो, मतलब इस तरह के कोडवर्ड्स जो बिल्कुल देखने में बिल्कुल लोग सोचते रहे कि इसका क्या मतलब है। और ये वक्त के साथ साथ इन तेजी के साथ ये कोडवर्ड्स फिर शख्सियात बदलती रही मुख्तलिफ औकात में। और खासतौर पे ये हुंडी, हवाला, इसके कामों में जो लोग हैं मुलविस, उनके फिर मुख्तलिफ नाम रखे हुए, जो मुख्तलिफ शोबिस की शख्सियात हैं, मीडिया से ताल्लुक रखती शख्सियात हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, खिलाड़ी हैं, बैंकर्स हैं, या ये जो गनी अंसारी जैसे मुख्तलिफ किरदार हैं। और मैं गनी अंसारी साहब के बारे में मैं एक आध दिन और देता हूँ, फिर उनसे तवील बात करूंगा उनके बारे में कि उनका क्या किरदार है और उन्होंने क्या सारा सिलसिला किया। लेकिन एक बात जो आज के हवाले से और है, एक तो ये है कि इनको बुलाया हुआ है 20 तारीख को, जो बैंक की कोर्ट करेगी, और हफ्ते के रोज ये जो सैटरडे आ रहा है, इनको लाहौर में बुलाया हुआ है सबको। और ये लाहौर में इनको बुलाया हुआ है इनके सारी फैमिली को। और ये जो है ये बात अपने देखें, जहन में ये रखें कि आप रियासत के साथ उछल कूद खेलना, ये करना वो करना, ये उस दिन जो अदालत में हुआ है ना, निवर मजीद साहब लड़खड़ा गए और गिरने लगे थे, ये ड्रामेबाजियां बंद कर दें खुदा का वास्ता, ठीक है ना। ये ड्रामेबाजी। साहब आज भी अदालत में पेशी से इस्तिस्ना लेते हुए उनका कहना था कि बाइपोलर डिसऑर्डर। अच्छा, अब बाइपोलर डिसऑर्डर तो आदि जो है ना वो आधे क्या, मेरे ख्याल से सारी की सारी जो बदमाशी है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है? बाइपोलर डिसऑर्डर एक मतलब आम उसको अगर मैं अंदाज में समझाऊं तो वो ये है कि अक्सर लोगों को होता है, हमारे आबादी में बहुत ज्यादा है, और उस
बाइपोलर डिसऑर्डर तो बहुत यानी बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी शख्सियत अचानक बैठे बैठे वो मूड ऑफ हो गया जी। अच्छा, यानी मुख्तलिफ हजरात हैं, शख्सियात घरों में, आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ घरों में, खानदानों में, मोहल्लों में, आम लोगों में, दफातर में एक आदमी बैठा हुआ आराम से और अचानक गुस्से में आ गया किसी बात पर, उसने प्लेट फेंक दी, घर में दाखिल हुआ, बर्तन तोड़ दिए अचानक, और थोड़ी देर बाद उसका मूड ठीक हो गया। ये जो मूड तेजी से खुश हो गए, अच्छा आप हाइपर हो गए, अच्छा फिर आप सिनेमा में गए और सिनेमा में कोई फिल्म चल रही है जिसमें कोई आम सा मामूली सा सीन आया, अचानक उसमें आप देखेंगे एक शख्स जोर से हंसना शुरू हो गया, या घर के अंदर एक आदमी हंस रहा है, फिर उसके बाद तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसमें होता है कि आपके खौफनाक किस्म का आपका मिजाज जो है वो एक लम्हे में इधर, एक लम्हे में इधर, एक्सट्रीम बिहेवियर, तलाक उठा के दे दी, उसके बाद हो गया 2 मिनट बाद कि मैंने क्या कर दिया, बीवी ने जो है वो बर्तन तोड़ दिए सर पे, मतलब इस तरह के झगड़े, बच्चे ने ये कर दिया उसने, तो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी बाइपोलर डिसऑर्डर को अगर ये इस तरह, और उसकी फिर कई किस्में हैं, अब यानी बाइपोलर डिसऑर्डर तो होगा जाहिर है, शुक्र ये नहीं कहती है डिमेंशिया, क्योंकि इनके जो करीबी दोस्त हैं अनवर मजीद के, वो तो डिमेंशिया के मरीज अपने आप को कह चुके हैं, जो साहब हैं। मतलब डिमेंशिया तो ये होता है कि मैं भूल गया, मतलब कौन अनवर मजीद कौन, जी डॉक्टर आसिम साहब ने भी कहा था कि मुझे कैंसर है, जो अभी तक प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने आसिम हुसैन साहब ने कहा था मुझे ब्रेन ट्यूमर है, अल्लाह ताला रहम करे, आसिम साहब ने कहा था मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मतलब ये, और उसके बाद जो है वो उसमें फिर मुझे वो बात याद आ जाती है, उस मुकदमे में जो रऊफ सिद्दीकी साहब जो एमकेएम के रहनुमा है, उनको जब पेश किया तो उन्होंने डॉक्टर आसिम के मुकदमे में ही रऊफ सिद्दीकी साहब भी हैं। अच्छा, रऊफ सिद्दीकी साहब और डॉक्टर आसिम दोस्त हैं आपस में, लेकिन रऊफ सिद्दीकी साहब की जो अदालत के सामने उनका जो नुक्ता नजर था, उन्होंने कहा रऊफ सिद्दीकी साहब ने कि जी, उन्होंने कहा मुझे क्यों पकड़ा है तो उन्होंने कहा आपको डॉक्टर आसिम के कहने पकड़ा है, तो उन्होंने कहा ये तो सर्टिफाइड पागल है तो क्योंकि डॉक्टर आसिम अपना दे चुके थे मेडिकल सर्टिफिकेट कि उसमें पता नहीं ब्रेन ट्यूमर उन्होंने निकाला साबित नहीं हो सका अभी तक। ब्रेन ट्यूमर, अल्लाह ताला रहम करे, कहाँ डॉक्टर आसिम को ब्रेन ट्यूमर है, मतलब यानी कोई बीमारी भी ऐसी बता रही है पता नहीं ब्रेन ट्यूमर है। बहरहाल तो वो जो है वो रऊफ सिद्दीकी साहब ने कहा ये तो सर्टिफाइड पागल है, इसके बयान पे आपने मुझे क्यों पकड़ लिया। बहरहाल वो अलग कहानी है। अब जो मसला है वो अनवर मजीद साहब का है। अनवर मजीद साहब के जो घर से मामला है वो ये है कि देखें, ये मामला, पहली बात तो ये है कि आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि जरदारी साहब के करीबी दोस्त, ठीक है, मुबीन जुमानी साहब बड़े बिल्डर हैं और बड़ा बिलावल हाउस भी बनवाया और सारा कुछ किया और जमीनें और कच्ची आबादी और कब्जे और ये, और जरदारी साहब के साथ और फिर दुबई में भी महफिलें और होटल्स और सारे, वो उन बातों में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बात है कि जरदारी साहब के पुराने दोस्त हैं। अब मुबीन जुमानी के घर से घर छापा मारती है खैरपुर में नैब, और वहां से बरामद होते हैं कामरान भट्ट साहब जो कि नैब को मतलूब है पंजाब में, पंजाब के नैब। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो दूसरे कैसर भट्ट हैं वो भी सिंध से बरामद हो रहे हैं, और उनको भी वो जो है वो मेरे ख्याल से वो रहे हैं एमपी को ऐसी किसी पोस्ट के ऊपर रहे हैं। अच्छा, कामरान भट्ट जो है ये भी मुस्लिम लीग नून के एमपी रहे हैं साबित, ये भी एमपी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और जो कैसर भट्ट हैं वो पैरागॉन के रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये सारी जो शख्सियात हैं ये सिंध से बरामद हो रही हैं, जो पंजाब से भाग, और मैंने कल ही बात इस प्रोग्राम में कही थी कि बेशुमार पेमेंट जो हैं वो होती रही हैं इस सारे के सारे खेल में, वो होती रही हैं पंजाब, लाहौर के अंदर, लाहौर में पेमेंट्स होती रही हैं। अब मसला ये कि लाहौर में पेमेंट्स होती रही हैं तो लाहौर की पेमेंट अब वो भाग की शख्सियात चली, और मैं ये बात कई दफा कह चुका हूं दोबारा कि सिंध कोल के अंदर जो है, यानी सिंध कोल के अंदर जो बहुत सारी मामला, वो फवाद सिंध का बता रहे हैं कि मेरे साथ मुराद अली शाह साहब और ये और वो सारे शरीक रहे हैं, और तो ये शख्सियात वहां से वहां आ गई और यहां से यहां चली गई, और उसकी वजह से जो जरदारी साहब अब बात नहीं, अगर वो कह रहे हैं ना, जो हामिद मीर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो साबित कैसे कराएंगे कि पैसे मैंने डाले, वो यहां तो पहुंच गए ना कि पैसे साबित कैसे करेंगे, यानी अगर मैंने कर भी दिया है तो ठीक है, साबित कैसे करेंगे। मसला यह है कि यहां पर फिर गड़बड़, जो मैं हमारा काम है देखें मशवरा दे देना, मशवरा कोई सुने ना सुने उनकी मर्जी है।
मसला ये है कि इसमें 2000 अच्छा अब मुमीन जुमानी साहब है मसला मिसाल के तौर पे, अब मुमीन जुमानी साहब की करीबी और उनसे पूछा, उन्होंने कहा वो तो नाराज हैं जरदारी साहब से। इस वक्त जो है वो 99.99% जो शख्सियात हैं जरदारी साहब के दोस्त अहबाब में, वो जरदारी साहब से नाराज हैं। यानी उनसे बात की जाए कि आप क्या मसला है, तो वो जैसे डॉक्टर डिंशा नाराज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मतलब आज सब नाराज हैं इसलिए कि जी हम तो नाराज हैं, हमने तो इतना काम किया, हमारी जो है वो अब नाराजगी हो गई। मसला ये है कि अब आपकी नाराजगी का मसला नहीं है डिंशा साहब या मुबीन जुमानी साहब या गनी अंसारी साहब भी पता नाराज हो जाए, आपकी टप्पी नहीं नाराज हो गए थे बीच में, ये अपना शहजी मेमन नहीं नाराज हो गए थे। इनकी नाराजगियां, इनकी दोस्तियां, इनका खुश होना, ये सारी ड्रामेबाजियां रख दें साइड पे। बात यह है कि 2008 से लेकर 2013 तक एक तो हो गया ना हुकूमत का रिकॉर्ड, और वो उसमें पर्चियां और उसमें कैरियर और नाम साम सारे जो हैं वो उसने उसका कोड बता दिए। उसने नाराज हैं तो अच्छा नाराज हैं तो साबित करो, नाराज है तो साबित करो। तो जब नाराजगी साबित करने का वक्त आया, उन्होंने कहा मैं तो जी नाराज हूं, ये है ना, ये उन्होंने कहा अच्छा ये किसका, मतलब अब ये ना पूछिएगा कि वो कौन थे, अच्छा वो जो भी थे, उन्होंने पूछा कि ये जो है ये किसका कोडवर्ड है, उन्होंने कहा जी ये जो है ये इसका कोडवर्ड है। अच्छा कोडवर्ड बतानी शुरू कर दी, कोडवर्ड बतानी शुरू, एक दूसरे का बता रहे दूसरे, ये जो है ये हजारों में, यानी कोई मतलब आप यूं समझ लेंगे 50,000 से ऊपर ये गालिबन यकीनन 50,000 से ऊपर ये दस्तावेजात और ये पर्ची हैं, और छोटी छोटी पर्ची हैं, और इसके ऊपर जो हदायत दी हुई हैं वो हदायत हैं मनी लॉन्ड्रिंग से लेके बड़े बड़े कारोबारी ठेके, बड़े बड़े कारोबारी, यानी एक इतनी सी पर्ची के ऊपर मैंने आपसे बताया कि पूरा का पूरा जो आप समझें कि अरबों रुपए का ठेका एक पर्ची के ऊपर जा रहा है। ठेका क्या, मनी लॉन्ड्रिंग, और यानी ये उस कारोबारी शख्सियत को ये पूरा का पूरा काम दे दो, ये पर्ची के ऊपर जा रहा है अरबों रुपए का, और ये फलां को दे दो और इतने अरब रुपए ये दे देगा, इतने अरब वो करेगा, इतने करोड़ करेगा। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि साबित कैसे, ये वो तो खैर बात की बात है कि साबित क्या क्या चीज होगी लेकिन क्या नहीं होगी, ये हैंड राइटिंग है, ये हाथ से लिखा हुआ है, यानी हाथ से लिख के कोड वर्ड अब आपने दे दिया। और 500 से ज्यादा इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं, 500-550 के करीब जो है वो हैंड राइटिंग्स कंफर्म हो गई शख्सियात जी, तो इनके हाथ के जो हैंड राइटिंग्स और वो सारी, और रिकॉर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स और दस्तखत किए हुए, ये किया हुआ, ऑर्डर्स दिए हुए। तो अब जहनी तौर पे जरदारी साहब तो इस बात के लिए तैयार हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं तो गिरफ्तारी होते, लेकिन जरदारी साहब को इस बात का शायद अंदाजा नहीं है कि ये मामला कहां तक जा रहा है। मतलब बिलाल शेख, अब बिलाल शेख दुनिया में नहीं है, लेकिन बिलाल शेख को जितने ऑर्डर्स दिए वो ऑर्डर्स मौजूद हैं। अब वो ऑर्डर्स क्या दिए थे बिलाल शेख को, क्या वो कब्जों के थे या कब्जों से बढ़ के कुछ और चीज भी थे। बिलाल शेख जो है, बिलाल शेख जरदारी साहब के साथ जस्टिस निजाम कत्ल के अंदर जो शख्सियात थी उनमें बिलाल शेख का नाम था। तो बिलाल शेख, तो ये मामला कहां तक जाएगा पीछे, कहां तक जा रहा है पीछे। अच्छा फिर उसके बाद, उससे पहले जब ऑपोजिशन या मुशर्रफ साहब के दौर में भी जरदारी साहब बहुत सारे काम करवाते रहे, उन सब का भी जो है वो एक दूसरे से ताना बाना बनता जा रहा है। तो बात यह है कि इसमें जो मेरा ख्याल है कि शायद जरदारी साहब इसको अभी तक शायद संजीदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन जरदारी साहब को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इसमें मुस्लिम पीपल्स मूवमेंट और बाकी सियासी शख्सियात को भी ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम पीपल्स मूवमेंट के लोग निकल रहे हैं, उनके इत्तेहादी भी निकल रहे हैं, उनके ऑपोजिशन के लोग भी आ रहे हैं, और एक दूसरे से जो लड़ रहे हैं सदर असेंबलियों में बैठ के इधर उधर, वो बेशुमार शख्सियत निकल रहे हैं। जरदारी साहब का इस मामले को, तमाम मामले को लेकर क्या लाया हम आप समझते हैं कि हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है इस वक्त तो जरदारी साहब को सिर्फ ये बैठ, जो मैंने कल भी बात की थी ना कि उन्होंने क्या क्या अहकाम जारी किए, किस किस को क्या क्या ऑर्डर दिया, यानी इस वक्त वो बैठ के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैंने किसको पर्ची पे क्या क्या लिखा था, और जो जो लिखा था उसके बाद वो ट्रांजैक्शंस हुई, उसके बाद मैंने अगर कहा कि इसको कहो कि इस अकाउंट में, इसको ये इशारा, ये कोड वर्ड, उधर से पैसे गए, पैसे निकले, साथ उसके इलेक्ट्रॉनिक यानी आप इस तरह समझ लें कि अगर फर्ज करें जरदारी साहब किसी को पर्ची लिख के दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, तो मैं पर्ची पे लिख के दे दिया सामने वाले को, तो स्पीकर पे तो आवाज नहीं गई, लेकिन हो सकता है वहां कैमरा लगाओ, कैमरे ने तो देख लिया ना, कैमरे ने तो देख लिया
कि कैमरे ने तो वीडियो बना ली कि जरदारी से पर्ची दे रहे हैं, और फिर वो पर्ची लेके बंदा किधर गया आगे, उसको भी फॉलो होता रहा, वो भी उसके पीछे भी लोग जाते रहे। तो बात ये है कि ये तो मामला, और फिर वो जिसको पर्ची दी थी लेके वो आगे वादा वाह बन के कोडवर्ड। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात बिल्कुल, ये ऑपरेशन दबड़दूज जो है ना, इसके हाथ में मिराइल आ रहे हैं, ये बहुत सारे लोग, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इसके हतमी, इसका ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। अब ये बात जो लोग परेशान है, कब तक ये होता रहेगा, कब तक ये होता रहेगा, तो ये अब तेजी के साथ अब ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। और वो मंतकी अंजाम जो है, मतलब वो आप उसको महीने कह लें, चंद महीने कह लें, मतलब कुछ सालों में तो ये नहीं जा सकती ना वो कहानी। चीफ जस्टिस साहब का भी कहना है कि मैं बहुत सारे मुकदमात को चाहता हूं कि मैं मेरे सामने ही उनका फैसला हो जाए, तो मतलब कुछ, लेकिन ये जो मामला है, ये ओमनी ग्रुप का फैसला अगर हो भी जाता है, तो जो पर्चियों में से कहानियां निकल रही है ना, पर्चियां, वो मामलात और बढ़ते जा रहे हैं, और कई मामलात ऐसे हैं जो कि आगे जाके मियां साहब के जो मामला बाहर पैसा भिजवाने के होते हैं, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये बंदे सिंध से पकड़े जा रहे हैं, जो पंजाब में मफरूर है, सिंध में पकड़े जा रहे हैं, सिंध में मफरूर है पंजाब,